आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। 7 सितंबर 2022 से 29 जनवरी 2023 तक का लगभग 145-46 दिन का सफर राहुल गांधी का, और कई तरह की चुनौतियां रही। बहुत कुछ अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखे। कुछ विपक्षी दल साथ चले, कुछ नहीं चले सवाल खड़े हुए, चले तो भी बात बनी। खैर, एक बड़ी यात्रा आजाद भारत में चंद्रशेखर जब थे उन्होंने निकाली, उसके बाद राहुल गांधी ने निकाली। कुछ सवाल खड़े होंगे कि राहुल गांधी किस यात्रा से, निश्चित रूप से उनकी छवि में जिस तरह से बना दी गई थी और उसमें इजाफा हुआ, सुधार हुआ है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या वहां असर पड़ेगा कुछ इस यात्रा का? क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी ने बनाई, लेकिन असर क्या होगा? क्या 2024 में होने वाले आम चुनाव में इसका कुछ असर हो पाएगा? और विपक्षी दल जिन्हें एकजुट करने की एक चुनौती है राहुल के सामने, क्या वो पूरी हो पाएगी? कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र सिंह गुर्जर हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। मैं आरसी चौधरी साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। यात्रा जिस मोटिव को लेकर के शुरू की थी, उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा है और देश में नफरत का माहौल है, उसे दूर करने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। ये कांग्रेस का एक एजेंडा था, मोटिव था। क्या लगता है आपको इस यात्रा से कुछ सफलता हासिल हुई है इस एजेंडे में? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के आंदोलन से लेके इस देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद में इस भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश के दुनिया में लोकतंत्र को सशक्त करके एक संदेश दिया। लेकिन 2014 के अंदर जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2014 से पहले जिन मुद्दों पे जो चर्चा होती थी, उन मुद्दों से इतर देश की जो विविधता एक ताकत होती थी, उस विविधता को इस देश के अंदर खतरा के तौर पे बना दिया। इस देश की जो डाइवर्सिटी थी, जो इस देश की ब्यूटी थी, उसे इस देश के लिए एक अभिशाप बना दिया। इसके लिए राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर का जो आपने जिक्र किया, कन्याकुमारी से लेके 3900 किलोमीटर की 136 दिन की जो यात्रा आज समापन हुई, जब बर्फबारी हो रही थी उस समय भी श्रीनगर के लोगों का जो प्यार मिला था और जब उनको जनता को संबोधित कर रहे थे, ये यात्रा उस देश के असंख्य वर्ग की आवाज थी जो उस देश की संसद के अंदर। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या कांग्रेस जिस मकसद को लेकर के यात्रा पर राहुल गांधी चल पड़े थे, क्या कुछ हासिल हुआ उस मकसद को लेकर के? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी के बैनर पे यात्रा नहीं थी, ये तिरंगे की यात्रा थी, ये देश की यात्रा थी और देश के उन असंख्य आवाजों की यात्रा थी। ये यात्रा किसी एक राजनीतिक दल की नहीं थी, उन मुद्दों की यात्राएं थी जिनके लिए बेरोजगारी अभिशाप बन गई है, जिनके लिए महंगाई अभिशाप बन गई है, जिनके लिए नफरत ने जीना दुर्भर कर दिया है, उन सब लोगों की आवाज थी। आपने देखा कि किस प्रकार से जो मौसम की चुनौतियां थी, बारिश हो रही थी, गर्मी रही और आज बर्फबारी का दौर भी रहा, लेकिन इस देश के लोगों ने जिस सड़क पे आके जिस इस देश की डाइवर्सिटी जो ताकत है उसको एक धागे में जो पिरोने का काम था, तो ये यात्रा निश्चित रूप से उसमें सफल रही। क्योंकि देश की जनता जब सड़कों पे निकलती है और देश की जनता ही इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है, और उन्होंने भरपूर प्यार दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया, और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को वो ताकत दी कि जिस मुल्क को जो बनाया, जिस मुल्क के अंदर जो लोकतंत्र का निर्माण किया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी के साथ में देश की जनता साथ खड़ी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, दक्षिण से, उसी दिन से लेकर के समापन तक, समापन 29 जनवरी को हुआ, 30 को उसकी समीक्षा हुई, ब्रीफिंग हुई। एजेंडा साफ था कि बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही हैं, जिसे दूर करने के लिए वो रास्ते पे निकले और लोगों का अपार सहयोग और समर्थन मिला। ये राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है। योगेंद्र जी, आप देखिए, जो यात्रा ये निकली है, ये बिना उद्देश्य की यात्रा है। राहुल गांधी जी जो नफरत की बात करते हैं, मैं इनके कांग्रेस प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं, नफरत तो 1100 साल पहले, अगर ये इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो 1100 साल पहले ही नफरत हिंदुस्तान में बीज बो दिए गए थे और मुगल
टाइम तक वो बहुत ज्यादा पनप के किस तरह से नफरत का माहौल था, किस तरह से धर्म परिवर्तन कराए गए, हिंदुओं के गले काटे गए, अगर आप धर्म को नहीं अडॉप्ट करोगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, और क्या नहीं रहा। तो ये नफरत की बात तो करे ही नहीं कांग्रेस, क्योंकि इतिहास ये पढ़ के आते नहीं है और बात करते हैं। आज अब मैं बात करना चाहता हूं कि यात्रा की 11 साल पहले का आप जो उदाहरण दे रहे हैं, कहां कांग्रेस थी, कहां कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो नफरत तो 1100 साल पहले से शुरू हो गई थी भारत में। तो ये आज जो बात करते हैं नफरत की, ये बेईमानी है। इनको मालूम होना चाहिए, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो 1100 साल जब महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तब से ही नफरत का बाजार सजने लग चुका था, और मुगल टाइम तक आते आते पूरी नफरत हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, किस तरह से डिवाइडेशन हो चुका था। उसके बाद आप देखिए ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इस नफरत को और बढ़ाया और भारत पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। और ये सारा तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि अब जो आज स्थिति है, आज स्थिति बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर साथ चलती है। आप देखिए, अगर जो यात्रा है, इस यात्रा का कोई उद्देश्य था नहीं। आप कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा है, तो भारत टूटा कहां था, यह अभी तक राहुल गांधी जी एक्सप्लेन कर नहीं पाए जनता के सामने। राहुल गांधी जी कहते थे ये गैर राजनीतिक यात्रा है, जबकि इन्हीं के जयराम रमेश जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, और आप कह रहे हो गैर राजनीतिक यात्रा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरी यात्रा में। अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी अपने को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस लगातार उनकी रीब्रांडिंग करती आ रही है, और ये शायद चौथी या पांचवी बार राहुल गांधी जी की रीब्रांडिंग हो रही है, क्योंकि 2004 से ही आपने देखा होगा कि भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। ये आज तक ना तो भारत की जनता को समझ पाए, ना भारत के समस्याओं को समझ पाए, ना मुद्दों को समझ पाए। एक चैलेंज और दिया उन्होंने कि बीजेपी के लोग जिस कश्मीर से निकल करके वो सड़क पे आए हैं, लोगों ने उनका समर्थन भी किया है, 4 दिन यात्रा करके दिखाएं यहां पे। देखिए, निश्चित तौर पर हमने यात्रा करी है, इनको मालूम होना चाहिए। जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था मैं लाल चौक पर झंडा फहराऊंगा, और उन्होंने बलिदान दिया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, अभी की बात वर्तमान मैं भी आपके समकक्ष की बात कर लेता हूं। हमारे उस समय जहां झंडा नहीं फहराया जा सकता था जम्मू कश्मीर पर, किसी की हिम्मत नहीं थी, कांग्रेस जो थी उनको गोद में लेके बैठी थी, एक अलग राज का दर्जा दे रखा था, उसको हटाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया, 317 हटाया। और अगर वहां तिरंगा झंडा सबसे पहले अगर वहां फहराया गया तो मुरली मनोहर जोशी जी की जो एकता यात्रा निकली थी, जिसमें प्रधानमंत्री जो आज है नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं सारथी थे, और वहां चल के भी वहां झंडा फहराया गया। तो ये जो ये आज बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि इनकी विचारधारा क्या है, आपने भारत के लिए क्या विकास के डॉक्यूमेंट विजन पेश किया, क्या आपने कोई व्हाइट पेपर निकाला, आपने कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल बुक या कोई ऐसे आपने दस्तावेज निकाले जिससे भारत का विकास हो। नहीं, मैं एक बात और कह देता हूं, जो बार बार बीजेपी आरएसएस को कोसने का काम करते हैं, तो अगर मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं राहुल गांधी जी के 2 स्टेटमेंट। एक तरफ तो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इनसे तो मुझे सीखने को मिल रहा है, मैं इनसे, ये तो मेरे गुरु हैं। तो राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज हैं। आप देखिए किस तरह की भाषा को बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान पुजारियों का देश नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे पुजारियों का देश नहीं है, तो मौलवियों का देश है, जिनको आपने तनख्वाहें दे देकर और किस तरह से आज इस्लामीकरण करने की कोशिश की। चलिए दशरथ, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यात्रा जब शुरू हुई थी उससे आज तक कांग्रेस अपने अंदाज में है, बीजेपी अपने अंदाज में, अंदाज बदला नहीं है। वही राहुल गांधी के आरोप, बीजेपी के वही काउंटर, और कुछ नया मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्टार्टिंग से समापन तक। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का साफ कहना है कि यात्रा बहुत अच्छी रही, और यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, देखा भी है, लोगों से मिलने का अवसर मिला। एक भारत का जो एक ये कह सकते हैं कि एक कुटुंब की जो स्थितियां बनती हैं, वो मैंने सड़क पे देखा, लोग आए दूसरे राज्यों से भी चल करके पहुंचे। खैर, लेकिन ओवरऑल चर्चा क्या है इस यात्रा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी जो चर्चा है कि 2 बड़े इलेक्शन कांग्रेस हारी, 2014 और 2019। 2 बड़े इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के अंदर खाने जिस तरह नेता बीजेपी में जा रहे थे, या जिस तरह से भागम दौड़ चल रही थी, या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति की जाएं किधर, इधर जाएं उधर जाएं, उसको बूस्टअप करने का काम निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने किया है। क्योंकि जब यात्रा शुरू हुई थी तब ये मार्केट में या चर्चाएं भी थी आमजन में भी कि यात्रा पैदल चलकर कोई व्यक्ति इतनी दूर तक जा सकता है क्या, ये चर्चा का विषय था। लेकिन राहुल गांधी ने पूरी जैसे यात्रा करी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को संजीवनी देनी, और खासकर कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, उसको बूस्टअप करने का काम इसने किया। हालांकि ये बड़ा विषय है
कि ये वोट बैंक में कितना तब्दील होगा 2024 में, कितना नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो सड़क पर निकलकर सामने आया, राहुल गांधी के साथ चला और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि 2023 उसके बाद 24 दो बड़े इलेक्शन, क्योंकि 23 में कई स्टेट में इलेक्शन होने, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश से बड़े इलेक्शन यहाँ होने, फिर 2024 में आम चुनाव होना है। उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी के तहत ये यात्रा शुरू की और अंतिम पड़ाव तक पहुंची और वहां आज सभा भी हुई। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, लेकिन क्या मोदी का तोड़ या बीजेपी का तोड़, या मोदी की जो छवि है या बीजेपी की जो छवि है, हिंदुत्व की छवि है, उसको क्या सॉफ्ट हिंदुत्व बना के 2024 में चैलेंज किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकता? ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ है, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो वर्कर है उसको कहीं ना कहीं बूस्टअप करने का जरूरत पड़ी और कई दिनों से वो चाह भी रहा था कि कहां जाए, इधर जाए उधर जाए। वो तमाम चीजें इस यात्रा के जरिए उसको मिली है और उसमें कहीं ना कहीं उत्साह का संचार जरूर इस यात्रा में नजर आया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं बात सही कह रहे हैं कि ढुलमुल की जो स्थिति एक के बाद एक जिस तरह से चुनाव हारे जा रहे थे, तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी, उसमें एक उत्साह और एनर्जी कैसे डेवलप की जा सकती है उस लिहाज से तो काफी बेहतर कही जा सकती है। लेकिन आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, जो स्लोगन आप लोग लेके चले कि नफरत फैलाई जा रही है, उसे दूर करने के लिए भारत को जोड़ा जा रहा है, ये जनता के बीच स्टेब्लिश कर पाए आप लोग? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि यात्रा के दरमियान गुजरात का चुनाव था और राहुल गांधी जी प्रचार करने भी गए वहां पे, उसमें मुझे असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आम मतदाता है उसके जहन में भी उतारना होगा। बेशक कांग्रेस कहे कि गैर राजनीतिक यात्रा थी, सभी लोग जुड़ सकते थे उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल कुछ करता है उसका अपना एक मकसद होता है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा और आप सब जानते हैं, आप अगर मेरी बात झूठ हो तो निश्चित रूप से नकारेगा, क्योंकि आपके दर्शकों के पास में सत्य जाना चाहिए और यही जन टीवी की इसकी ताकत है। हम सब ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं लोगों को वस्त्रों से पहचानता हूं कि इस देश के लोग दंगई कौन है। इस देश के लोगों को राष्ट्रद्रोही का तगमा वस्त्र के आधार पर दे दिया जाता है। इस देश के जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो अपील करते हैं, कहूं गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस देश के लोग नफरती जो बीज बोए, जिनके हाथ में इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आप सब ने देखा कि हमारे जो सैनिक जो अपने परिवार, अपनी जो तमाम जो जिम्मेदारियां उनको छोड़ के इस देश की सुरहद की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और देश का प्रधानमंत्री 20 जून 2020 को क्लीन चिट दे देते हैं और उनकी मौत पे निर्मम और निर्जलता के साथ में कह देते हैं कि ना कोई गुस्सा था, ना कोई आया है। इसलिए इस देश के अंदर जो नफरत पैदा की गई, नफरत इसलिए पैदा की गई ताकि लोगों के अंदर भय हो, असुरक्षा हो, डर हो। इस डर से नफरत पैदा करे और नफरत के आधार पर उन्हें चुने। लेकिन देश की जनता ने इस नफरत को नकारा और जिस प्रकार से सुबह 6 बजे हर मौसम के साथ जनता ने निकल के अभूतपूर्व प्यार और स्नेह दिया। और मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को सलाम करना चाहिए इस देश की आवाम को, जो करोड़ों की संख्या में जो लोग इस यात्रा में 136 दिन जुड़े, उनके अपनापन को ना नकारे, उनके मुद्दों को ना नकारे। यहाँ चाहे किसान हो, पशुपालक हो, व्यापारी हो, छात्र हो, लेखक हो, तमाम लोग जो इस यात्रा के दौरान मिले और इस यात्रा का आप कह रहे हैं प्रभाव नहीं हो रहा। प्रभाव नहीं होता तो जेपी नड्डा जी ने कहा कि अब लोगों की बात सुनना शुरू कीजिए, 60% सुने और 40% बोले। राहुल गांधी जी ने तय किया कि हम प्रतिदिन 8 घंटे लोगों की दिल की बात सुनते हैं और 10 मिनट बोलते हैं। तमाम मीडिया के सामने आके उन प्रश्नों का जवाब दिया, जो तमाम जो प्रश्न है उनका, और जनता की सुनी और जनता की जो खबर निकल के आई, जनता के जो मुद्दे निकल के आए, उन्होंने कहा हमारी आस्था, हमारी पद्धति, हमारा विश्वास ये हमारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस यात्रा को लेके जिस प्रकार से कभी टी शर्ट पे हो, कभी स्वामी विवेकानंद पे जाने को हो, जब किसी अगर मासूम बच्चे के साथ में तस्वीर हो, कभी कंटेनर हो, इन सब को लेके प्रश्न उठाया। क्यों नहीं जनता के मुद्दों की, जो जनता की आवाज आई उस यात्रा से, अपना एक डेलीगेशन भेजते और पूछते कि देश की जनता की मांग क्या है, उसको हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस देश के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा पहाड़ बढ़ाया गया, जिस प्रकार से नफरत की दीवारें खींची गई, उस सब को इस देश की जनता ने नकारा और सड़कों पे निकल के। और आपने जिक्र किया गुजरात का, लेकिन गुजरात का जिक्र करते हैं तो साथ में भूल जाते हैं दिल्ली, जहां पे 3 नगर निगम थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से शासन था। आप भूल जाते हैं हिमाचल में
जहां पे डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र था और प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जगह जगह गली गली में निकल रहे थे, लेकिन देश के लोगों ने एक राज्य में नकारा और दूसरे राज्य के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय अस्मिता को लेके, राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता को लेके आरसी चौधरी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि जिन घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं आप, घुसपैठ का आप जिक्र कर रहे हैं, आप आर्थिक विषमता की जिक्र कर, लेकिन इन सब चीजों से नफरत कैसे फैल रही है? अगर घुसपैठ हो रहे हैं, प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि घुसपैठ हो रही है, उससे नफरत कैसे फैली? उससे इसलिए फैली कि जिसके खिलाफ में लड़ते लड़ते हमारे देश के लोगों ने, जो जाति धर्म और मजहब के आधार पर नहीं, जिनके कंधे पे, जिनके शरीर पे एक देश की वर्दी होती है, उस वर्दी को नकार दिया जाता है, तो उस शासक के खिलाफ नफरत होती है कि क्यों हमारी शहादत को नकार दिया गया, क्यों ये क्लीन चिट दे दी गई, क्यों 17 दौर की तमाम जो वार्ताएं होती रही, क्यों जो सैटेलाइट इमेज थी उनको नकार दिया गया। लड़के मरना इस देश का सदैव गौरव रहा है, शौर्य रहा है। इस देश की धरा वीरों को पैदा करती है, ये आप और हम सब स्वीकार करते हैं। हमें लड़ लड़ के मरना पसंद है, लेकिन हमारी शहादत को कोई नकार दे, ये मुझे लगता है कि इस देश की 140 करोड़ आबादी में कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये अपमान की बात कह सकते हैं आप। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे नफरत कैसे फैल रही है। मैंने कहा कि भाषा के अगर आधार पे आप नफरत फैलाएंगे, क्षेत्र के आधार पे नफरत फैलाएंगे, वेशभूषा के आधार पे नफरत फैलाएंगे, जो इस देश की डाइवर्सिटी है, जो इस देश के अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषा है, बोलचाल है, क्षेत्र है, अगर आप उसके आधार पर इस देश को बांटेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के खिलाफ में नफरत पैदा होती है। और वो नफरत पैदा हुई क्योंकि इस देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अपने आप को प्रधान सेवक करने वाला व्यक्ति ये कहता हो कि मैं इस भीड़ में खड़े हुए उन लोगों को वस्त्रों से पहचानता हूं, कपड़ों से पहचानता हूं कि दंगई कौन है, बदमाश कौन है। मुझे लगता है कि ये पहचान अगर देश के प्रधानमंत्री इससे करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था, जो पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों की शहादत की थी, वो आरडीएक्स लगाने वाले कौन थे? देश के प्रधानमंत्री उसके बारे में नहीं बोल पाए कि वो आरडीएक्स किसने लगाई थी। देश की जनता के सामने पेश नहीं कर पाया आज तक कि वो कौन थे और उनके ऊपर हमने ये कार्रवाई करके दिखा दी। हम पूछना चाहते हैं कि इसलिए इस देश की जो नफरत भरी गई, जो मोब के आधार पर इस देश में लोगों की हत्याएं की गई, जो लेखक और जो दूसरे संगठन थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई, उसको कुचला गया। ये देश पूरा देख रहा है। चलिए शैलेंद्र जी जवाब देंगे इसका। शैलेंद्र जी, एजेंडा एक ही रहा तब से लेके आज तक। राहुल गांधी अपनी ही बात पर अड़े रहे और उनका साफ कहना था कि आज नहीं कल लोगों को समझ में आएगा। अभी मीडिया भी निशाने पे रहा, बहुत सारे लोग निशाने पे रहे, लेकिन उनका साफ कहना, खैर मीडिया का तो अपना एक वो है, मीडिया पे तो जिसकी अपने अपने अंदाज से खैर, लेकिन नफरत को लेकर के वो लास्ट तक भी बोलते रहे और वो कहे कि मैं इसके खिलाफ रुकूंगा नहीं, जो भी मंच जो अवसर मिलेंगे मैं उसमें बोलता रहूंगा जब तक नफरत दूर नहीं हो जाएगी। योगेंद्र जी, ये तो आपने ही देख लिया कि नफरत की जो बात करते रहे और उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि नफरत है कहां। ये आपने पूरे जो इनका 3 महीने जो उन्होंने एक फिटनेस कार्यक्रम चलाया और उसमें पैदल चले, तो उन्होंने ये आप आज तक नहीं पता कर पाए, जो आपका खुद का ही प्रश्न था कांग्रेस प्रवक्ता से कि वे नफरत था है कहां, वो सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर भारत को किसी ने तोड़ा है तो कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं, इन्हीं के नेताओं ने भारत के टुकड़े कर दिए थे। आप देखिए, जो भी आज आर्थिक विषमता की बात करते हैं, तब इनकी जब शासन था यूपीए का, तब भी आप देखिए 2009 में आर्थिक मंदी थी, 11% इन्फ्लेशन रेट थी। और आज इस परिस्थितियों में जब इतनी बड़ी महामारी 100 साल में आई, कोरोना जैसी महामारी आई, और उसके बाद आप देखिए यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, और उसके बाद भी हमने आज आर्थिक जो प्रबंध थे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए हम आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। और जहां तक ये बात करते हैं राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह से उनको प्रचारित कर दिया, छवि बना दी। हमने कभी नहीं बनाई। राहुल गांधी जी के खुद के कार्य, उनके वक्तव्य ही उनको अपने आप करते हैं। व्यक्तित्व क्या है? शैलेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं ये, हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, स्टेट से हमारा एक यूनियन बनता है, ठीक है। आप मुझे एक चीज समझाइए, जहां पे गैर भाजपाई राज्य हैं वहां आप ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, वहां आपको ये नहीं नजर आता है कि ये महामारी का दौर था, कि वास्तव में विषम परिस्थितियों से लड़े। केवल बीजेपी ही विशेष तरीके से लड़ पाई, दूसरे दल नहीं लड़ पाए। वहां निशाने पे क्यों होते बीजेपी के? वहां समझ में नहीं आता बीजेपी के कि हाँ वास्तव में दुनिया के सामने समस्या थी, मैजिक दिखावा नहीं, यहाँ बचाव कर रहे हैं महामारी के आड़ में, और वहां कहते हैं कि वहां ये रहा, ये आपके नेता आए दिन धरने प्रदर्शन करते हैं। वहां विषम, वहां स्थितियां नहीं दिखाई देती हैं। फिर उसमें आप केवल एक ही जगह क्यों? आप फिर उसको भी आप भी स्टैब्लिश करिए इसको
कि उन राज्यों के अंदर ही क्यों दिखाई देती है? जहां बीजेपी के राज्य हैं वहां तो महामारी की आड़ है, या यूनियन गवर्नमेंट है महामारी की आड़ है। जिन राज्यों के अंदर गैर भाजपा की सरकार है, दूसरे गठबंधन है, वहां फिर आप लोग आंदोलन के राह पे होते हैं, वहां भी तो यही परिस्थितियां होती हैं। वहां आप लोग स्वीकार नहीं करोगे कभी? नहीं, आप योगेंद्र जी इसको समझिए। अब मैं समझ रहा हूं, आप बताइए। राजस्थान, बिल्कुल आप देखिए राजस्थान की बात कर लेते हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य, कांग्रेस पार्टी का राज्य। अगर सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल है तो वो राजस्थान में, अगर सबसे ज्यादा बिजली की दर है तो वो राजस्थान में, अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की देखी जाए तो कभी पहले नंबर पर रहता है, कभी दूसरे नंबर पर रहता है राजस्थान। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ग्लोबली महंगाई थी, ग्लोबली जो इकोनॉमिक इफेक्ट आया था, पूरे विश्व में आया था, जो आज भी आपने देखा होगा विकसित देश अभी तक उभर नहीं पाए, और हिंदुस्तान जो बहुत अच्छी तरीके से आज आप देखिए पूरी अपने आर्थिक प्रबंध करते हुए चल रहा है। और बात रही राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी तो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए कभी वो पुजारी और तपस्वी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को राजनीति छोड़ के तपस्या करनी चाहिए, हिमालय में चला जाना चाहिए, या जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में कहीं जाके तपस्या करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कहती नहीं साहब ये गैर राजनीतिक यात्रा थी, और सारे कांग्रेसी मिलकर युवराज को गांधी परिवार के जो युवराज है उन्हीं को आगे रखना चाहते हैं। तो आप देखिए ओवरऑल एक चीज और मैं बात, मैं आपको एक छोटा सा और एक एग्जांपल करिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, इस यात्रा से भी शायद मुझे नहीं निकल पा रहा है कि उनका कोई निष्कर्ष निकल पाया हो इस यात्रा का। आप देखिए वो उनके जो बयान है वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी रहे, कभी वो बीजेपी को कोसते हैं, फिर कभी बीजेपी के शिष्य बन जाते हैं। आप देखिए कभी वो वीर सावरकर जी की बात महाराष्ट्र में जाके करते हैं, कहीं वो ऐसे पादरी के साथ घूमते हैं जो वो कहता है कि हिंदुस्तान की जमीन इतनी खराब है कि मैं इस पे पैर नहीं रखना चाहता, इसलिए जूते पहनता हूं। तो ये तमाम बातें जो है पब्लिक डोमेन में, राहुल गांधी जी की जो छवि है, खुद कहते हैं कि मैंने अपने आप को मार दिया, एक नया राहुल आ गया, राहुल गांधी आ गया। तो भी बताइए ना क्या है राहुल गांधी? ये खुद वो फिलोसफिकल है, आध्यात्मिक है, ये कुछ आज तक समझ में नहीं आया। ये सिर्फ चले जा रहे हैं, और चलना उनका एक मकसद था, या जो भी फिटनेस रहा, कोई उद्देश्य नहीं था, बिना उद्देश्य की यात्रा थी जो कि निष्फल जाएगी। और इसका आपने जैसा आपने जिक्र किया, इसका कतई जो प्रभाव है वो भारत पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो असली मुद्दे होते हैं जिन पर डिबेट करना होता है, जिनको आगे आपको इस संसद में बहस करनी होती है, उस पर तो आप वहां से गायब हो जाते हैं, वहां डिबेट नहीं करते, वहां बहस नहीं करते, और वहां बाहर जाके संसद के बाहर जाके आप गांधी की मूर्ति जी के पास जाके आप धरना प्रदर्शन करते हो। तो निश्चित तौर पर भारत की जनता देख रही है कि किसने सुदृढ़ नेतृत्व दिया है भारत को, किसने स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया है, किसने सबका विकास किया है, किसने गरीब कल्याण योजनाएं चलाई, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, नीचे तक जाकर। छोटा सा सवाल है, सुनिए, थोड़ा ब्रेक भी लगाए करो, कोई हाथ दे रहा है, सवारी गाड़ी रुक जाती है, आप ही नहीं रुक पाते हो। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक, अपने जब भी स्पीच होते हैं तो उसमें राहुल गांधी जरूर होता है। पब्लिक में एक मैसेज ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, राहुल गांधी है नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक फोबिया जरूर बन गया है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जिक्र मतलब कहीं रिलेवेंट नहीं है, तो फिर राहुल गांधी उस मंच पे जरूर आएंगे। आप देखिए आज गांधी परिवार में कौन सर्वश्रेष्ठ है, सर्व प्रमुख कौन है कांग्रेस पार्टी का? तो सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। आज भी आप देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बने मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या वो निर्णय ले पा रहे हैं? वो भी 10 जनपद की तरफ देखते हैं, कभी सोनिया गांधी जी की तरफ जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी की तरफ जाते हैं। तो आप लोग क्यों विचलित होते हैं राहुल गांधी से? सवाल अगर G20 पे भी चल रहा होगा, जर्मनी का भी चल रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के नाम का तड़का आपकी पार्टी के तमाम नेता लगाते हैं। सर राज क्या, क्यों, वजह क्या है? बिल्कुल नहीं है राज, क्योंकि अगर राहुल देखिए विपक्ष, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी ही एक विपक्ष दे सकती है, तभी हम बार बार कहते हैं कि राहुल जी को इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। और कांग्रेस पार्टी, आप सही करें, मतलब आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी भी मजबूती के साथ खड़े और मजबूत बने रहे। नहीं आए ना, हम तो कहते हैं ना, लेकिन वो देश के हित में बात करें, देश के हित में बात करें, वो लंदन में जाकर भारत की बुराइयां नहीं करें, भारत की जो आर्थिक नीति है उनकी बुराइयां न करें। चलिए दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए चैलेंज है, ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा रही, चंद्रशेखर के बाद में यात्रा, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि राहुल गांधी को जिस मकसद को लेकर के निकले थे उसे स्टेब्लिश करना होगा कि वास्तव में बीजेपी आरएसएस नफरत का जहर घोल रही है, केवल कह देने भर से नहीं है। क्योंकि देखिए ये कहें कि गैर राजनीतिक यात्रा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए कि धार्मिक यात्रा है, लेकिन धार्मिक यात्रा नहीं, उसके सियासी मायने थे और सियासत कर भी गए वो। कोई भी पार्टी का नेता कोई भी हो, और मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, अगर आप सन्यासी नहीं है, आप राजनीति में है, तो उसका मकसद राजनीतिक यज्ञ में आपकी आहुति से जो लाभ लेना चाहते हैं वो लेना मकसद है। कोई नहीं कह सकता चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी हो। तो इसमें आपको लगता है कि चुनौती अभी भी राहुल गांधी के सामने होगी, बेशक ये कहते हो कि ये तो गैर राजनीतिक यात्रा थी, नहीं थी?
राजनीतिक मकसद था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाएंगे। अभी भी चुनौती है कांग्रेस के सामने इसे स्टेब्लिश करना। क्या वास्तव में स्टेब्लिश कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है 2023 और 2024 बड़ी चुनौती है। इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की जो काम है, कांग्रेस की जो नीतियां वो जन जन तक फैलाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड करके भी अपने आप को पास कर जाती है। सबसे बड़ा एक उदाहरण राजस्थान में पेपर लीक हुई। बीजेपी ने तमाम चीजें कही, कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर किए गए, तरफ आरोप प्रत्यारोप किए गए, मंत्रियों पर आरोप लगे, जो भी बातें कही गई। लेकिन 2 दिन पहले गुजरात में जिस तरह का एक पेपर आउट हुआ, कांग्रेस उस मुद्दे को भुना नहीं पाई। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की कहीं ना कहीं वीकनेस आने वाले वक्त में अगर इसको नहीं सुधारा गया तो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हालांकि पीसीसी चीफ की तरफ से एक ट्वीट भी आता है, सीएम की तरफ से भी ट्वीट आता है, लेकिन एक आपके सांसद जो राज्यसभा है बीजेपी वो धरना देते हैं इसी मसले को लेकर और उसी बीजेपी शासित स्टेट में पेपर आउट हो जाता है। यानी आपने सही कहा कि बीजेपी शासित में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अगर कांग्रेस शासित स्टेट में कुछ हो रहा है तो वहां पे डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता ये नहीं समझेगा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं या एक सूत्र में पार्टी की लाइन एक होनी चाहिए। पार्टी की लाइन, जैसे बीजेपी की बड़ी बात यह है, बीजेपी में पार्टी लाइन एक होती है, दिल्ली से जो सब्जेक्ट चलता है वो जयपुर तक या निचले स्तर तक जाता है और वो एक लाइन रहती है। लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेताओं में जो आपसी जो बयानबाजी, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। हालांकि राहुल गांधी की ये यात्रा निस्संदेह कांग्रेस को वोट बैंक इससे कितना मिलेगा कितना नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूत हुआ है और हो सकता है कि वो टक्कर देने की स्थिति में आ सके। चले खैर, यात्रा का मकसद राहुल गांधी की पूरी हो चुकी है। बड़ी यात्रा थी और माना भी जा रहा था कि कठिन परिस्थिति और कठिन समय में राहुल गांधी ये यात्रा करने जा रहे हैं। श्रीनगर तक पहुंचेंगे, कड़ाके की ठंड होगी, क्या होगा, लेकिन वही अंदाज निराला और टी शर्ट के अंदर वहां तक भी पहुंचते रहे। टी शर्ट को भी मुझे लगता है एक रिसर्च होगी, बहुत सारे बयान चले इसमें कि राहुल गांधी की टी शर्ट में है क्या, कीमत से लेकर के तमाम चीजें चलती रही। खैर, यात्रा हो गई उनकी और अब आगे क्या रंग जमता है ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।